नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय हम लोग बिहार पहुंचे हैं। बिहार से चुनावी तस्वीरें आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में क्या माहौल है, किसको जनता पसंद कर रही है, किसको इस बार चुनेगी, किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या फिर से एक बार नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर इस बार जनता बदलाव करेगी। बिहार की राजनीति को समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति क्या है, किस चीज़ पर आधारित है। उन सभी मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए द सोशलिस्ट संस्था के संस्थापक रंजन यादव जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है रंजन चैनल पर। जी शुक्रिया। पहले तो क्या देख रहे हैं, 20 साल नीतीश जी की सरकार को अब हो गए। एक तरफ तेजस्वी जी हैं जो कि अपने 17 महीने के काम की जो मेरिट है उस पर वोट मांग रहे हैं। उसके बाद नीतीश जी के भी मेरिट हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया। बिजली नहीं थी, बिजली लेके आए, सड़क, पुल, पुलिया, हाईवे, फ्लाईओवर, तमाम चीज़ें नीतीश जी लेके आए। तो कौन ज़्यादा हावी इस बार दिख रहा है? नहीं, हावी ऐसे देखा जाए तो एनडीए ही है बिहार में, क्योंकि उनका जो जातियों का कोलैबोरेशन है और जो गठबंधन है जदयू बीजेपी, तो वो बढ़िया गठबंधन, बड़ा गठबंधन है। उनके साथ चिराग के भी वोटर जुड़े हैं जो 5-6% है। तो हावी चुनाव में तो एनडीए है, लेकिन विकास के मुद्दों पर 20 साल में नीतीश सरकार तो फिसड्डी है। क्योंकि नीतीश सरकार यहाँ किस आधार पर लोगों ने लालू यादव को हटाया था, उसके 2 मुख्य कारण थे जो एनडीए द्वारा प्रचारित किया गया, जदयू और बीजेपी के द्वारा, कि लालू यादव का शासनकाल जो है भ्रष्टाचार था, दूसरा चीज़ की विकास नहीं था, और तीसरी जो बड़ी बात थी पलायन, कि यहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं, यहाँ रोजगार नहीं है। तो ये तीनों मुद्दों पे तो नीतीश सरकार को 20 साल मिला। इन्होंने क्या किया, पलायन और बढ़ा है। बिहार में जो पलायन है वो और ज़्यादा बढ़ा है। इनका मतलब खुद ही के सरकार का आंकड़ा है कि बिहार में पलायन लगातार बढ़े हैं। नहीं तो कोई भी ट्रेन जो यहाँ से मान लिया कि महाराष्ट्र जाता हो, ठीक, तो उसका एक बार वेटिंग लिस्ट चेक कीजिएगा, और वही ट्रेन महाराष्ट्र से जब बिहार आता है तो उसका वेटिंग लिस्ट चेक कीजिएगा। दोनों में फ़र्क नज़र आ जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र से पटना तो ट्रेन आराम से मिल जाएगा, लेकिन पटना से महाराष्ट्र नहीं मिलेगा। यही हाल गुजरात के लिए, यही हाल पंजाब के लिए, और दिल्ली का तो बात ही नहीं करना है। तो इससे आप बेरोजगारी समझ सकते हैं। अमूमन बिहार से रोज 20-22 हज़ार लोग जाते हैं और उधर से आते हैं 8-10 हज़ार, यानी 12 हज़ार उधर ही रह जाता है। तो ये बेरोजगारी का आंकड़ा है। सरकार सही ढंग से नहीं बताएगा, लेकिन सरकार कहीं माने तो बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है, जिसको पलायन सबसे बड़ा कारण है। यहाँ लोग रहना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। पहला चीज़, क्राइम लगातार बढ़ा है, क्राइम में कोई कमी नहीं आई है। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो इनका है, उसके अनुसार लगातार अपहरण और हत्या के मामले बढ़े हैं। और रही बात भ्रष्टाचार का, तो एनसीआर भी जानता है बिहार का आदमी? तो नहीं जानता है तो कोई बड़ी बात थोड़े ना है, वो जानने की जरूरत भी नहीं है। वो सरकार के द्वारा प्रस्तुत आपराधिक रिकॉर्ड है। वो जरूरी थोड़े कि बिहार का हर व्यक्ति जानेगा तो भी, लेकिन हम लोग का काम क्या, हम लोग का तो काम बताना है ना कि क्या कहता है जो रिपोर्ट है सरकार के। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ही लगातार क्राइम बढ़ा है बिहार राज्य में, पलायन बढ़े हैं, और हाँ, विकास के मुद्दों पे सड़क और बिजली अच्छे हुए हैं। तो यह बताइए, सड़क कहाँ नहीं अच्छा हुआ है पूरे भारत में? भारत के कौन ऐसा राज्य है जहाँ सड़कें खराब है? एक भी राज्य बता दीजिए। आप उत्तर प्रदेश से चल के यहाँ आए हैं, तो जो उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं वो बिहार से अच्छी है कि नहीं? तो उत्तर प्रदेश की सड़कें अच्छी है। मध्य प्रदेश में चले जाइए, वहाँ सड़क खराब है क्या? मैं पिछले राज्यों की बात करूँ, उड़ीसा की सड़कें खराब है कि नहीं खराब है? तो बिहार में सड़क के लेकर कौन सा हंगामा है? हाँ, बिजली का जो मामला है, बिजली बिहार में ज़रूर अच्छा हुआ है। पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में बिजली ग्रामीण इलाकों में भी बहुत बढ़िया देता है। बिजली का यहाँ उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश से ज़्यादा अच्छा बिजली बिहार सरकार के पास है। इसके अलावा नीतीश सरकार बाकी मामलों में फिसड्डी है। बिहार में बिहार की जो जनता है किन मुद्दों पर वोट देती है? जो आप पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बढ़ते अपराध की आप बात कर रहे हैं, इन मुद्दों पर वोट देती है? या फिर जो परसेप्शन बिहार के बाहर लोगों का है, बिहार के लोगों के लिए, कि जाति देख के, जाति के नाम पे एक वीडियो वायरल हुई कि आप विकास के नाम पे वोट देंगे, या फिर जाति के नाम पे तो पूछते हैं विकास कौन जात है? हाँ, बिहार में ये चीज़ आम धारणा है। तो देखिए, ये एक ऐसा राज्य जो मतलब समांती शक्तियों से दबा हुआ था, समाज का एक
ऐसा वर्ग है जिसके उनकी आबादी अगर 3-4% मान ले तो उनके पास बिहार की कुल संपत्ति 90% है। तो इस तरह के असमानताएं जब रहेगी तो लोग सड़क और नली पर वोट देगा। पहले तो उस असमानता को दूर करने की दिशा में काम होना। तो बिहार में 90 के बाद से ऐसा शासन रहा है कि उस असमानता को थोड़ा सा पाटा है। हम लोग जितना हल्ला करते हैं उतना नहीं पटा है, अभी भी वो दूरी है। अभी बिहार सरकार जो जाति आर्थिक जनगणना प्रस्तुत किया था उसमें तो साफ स्पष्ट हो गया कि यहाँ के 14% लोगों के पास 80% जमीनें हैं। लेकिन ये खामी नहीं है, पिछले 35 साल से बिहार में पिछड़े तबके की लीडरशिप है। लालू जी, राबड़ी जी, नीतीश कुमार पिछड़े तबके की, पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी ये खाई इतनी नहीं पट पाई। इसका नहीं पट पाई, ये लोग ईमानदारी से काम नहीं किए हैं। नहीं तो आखिर हम आज़ाद हुए हैं, आज़ादी होने के बाद हमारा क्या टारगेट था कि देश के तमाम लोगों को वो सामाजिक और आर्थिक भागीदारी जो हो वो समान मात्रा में हो। उसको अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाए, लेकिन उस दिशा में तो काम हुआ नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि 35 साल इन लोगों को मिला है और 35 साल में भी स्थिति जस के तस तो नहीं, लेकिन वनिस्पत जो अनुपातिक आधार पर सुधार होना चाहिए था वो नहीं है। तो खामी तो है ही, दोषी तो ये लोग हैं ही, चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो या राबड़ी देवी का शासन हो या संयुक्त तेजस्वी नीतीश का शासन हो या संयुक्त बीजेपी नीतीश का शासन हो, इस सब में गड़बड़ी तो हुई है। इस खामी को बिल्कुल नहीं पटा गया है। इसीलिए बिहार जो है अपनी अस्मिता के लड़ाई के लिए तब तक लड़ता रहेगा जब तक यह समानता के दौर से निकलने ना लगे। अब 2 साल से ज़्यादा हो गए बिहार के आंकड़े आए, जो जातिगत जनगणना गिनती हुई। अब आपके पास आंकड़े हैं, डेटा है। आप अभी तक डेटा के लिए परेशान थे कि डेटा आएगा उसके बाद पॉलिसीज़ बनेंगी उसके आधार पर। तो क्या आपके पास, मतलब विपक्ष के पास या सत्ता के पास, क्योंकि वो भी नेतृत्व वही है, पिछड़े वर्ग का ही नेतृत्व है, कोई पॉलिसी ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है जो खाई को पाटेगी? हाँ, तो जो आंकड़े आए हैं ना उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त भी कर दिया। तो ये तो गड़बड़ी तरीके से जाति जनगणना किए ही थे, क्योंकि जाति की जनगणना गड़बड़ी में इसलिए कर रहा हूँ, आंकड़े आपके पास कुछ भी हो, लेकिन यह जो जाति जनगणना कराने का जो संवैधानिक सोर्स होना चाहिए था, इसको उन्होंने केंद्र सरकार से नहीं लेता, 9वीं अनुसूची में डाल के इन चीज़ों को करवाना चाहिए था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो निरस्त किया था। खैर, निरस्त करे कोई बात नहीं, लेकिन यह आम धारणा अपनी यहाँ बना है कि जाति जनगणना से यहाँ पे जो चीज़ें सुधार होना चाहिए था उस दिशा में काम नहीं हुआ, क्योंकि लागू ही नहीं हुआ तो काम कैसे होंगे? क्यों 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं आ पा रहा है? नहीं आ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार उस चीज़ को डालेगा ना। यह केंद्र सरकार की विधायी का मतलब संसद चाहेगी तभी ना कोई चीज़ 9वीं अनुसूची में जाएगा। जैसे कि तमिलनाडु में आरक्षण हो सकता है, 80%, 90%, 100% आरक्षण हो सकता है, बिहार में नहीं हो सकता है क्योंकि उन चीज़ों को जो है किया नहीं गया। तो ये तो गड़बड़ी बिहार सरकार की रही है, हड़बड़ में कर देना, केंद्र सरकार से अनुशंसित भी नहीं करवाना, तो सुप्रीम कोर्ट तो निरस्त करेगा ही। ये बेबुनियाद बात है कि लोग कहते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपर कास्ट के हैं इसलिए निरस्त कर दे, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो उस कानून को पढ़ेगा ना, और उसमें यह पाया कि अरे ये चीज़ें तो बिहार सरकार ने 9वीं अनुसूची में डाला नहीं है, तो नहीं डाला है तो इसको रद्द करो। तो इन लोगों ने सही तरीके से करवाया नहीं। हाँ, वो आंकड़े जारी होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है सुधार का। अभी भी वही स्थिति है, न जमीन का वितरण, न संपत्तियों का वितरण, न उनके लिए कोई विशेष कानून, ना कोई प्रावधान, और न उस असमानता को कैसे दूर किया जाए उस दिशा में कोई भी जो है कार्यान्वयन। सिर्फ यह खुश होना, मुझे तो ताज्जुब आता है, यादव का 14% है, 14% हो तो क्या हो गया? मुसलमान का तो मैं 18% हो तो क्या हो गया? 18% से क्या हो गया? और कोई अगर 1% जैसे लाला जाति का मान लेता अनुपात जो है 0.92 था, मतलब कि 1% से भी कम उनकी आबादी है। अब ब्यूरोक्रेट्स में कितने हैं, वो अफसर कितने हैं, बड़े बड़े अधिकारी कौन है? तो परसेंटेज का हिसाब एकदम फालतू है। जो बड़ी आबादी है इसका मतलब ये नहीं कि उसका सामाजिक राजनीतिक प्रभुत्व भी उतना बड़ा रहेगा। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। कैसे जो आपने वितरण की बात करी, कैसे संसाधनों और जमीनों का वितरण आप करिएगा? क्योंकि वो अंतर तो हमने देखा कि 3% भूमिहार, 40% जमीन, 14% यादव, 7% जमीन, ये अंतर तो बहुत बड़ा है। लेकिन कैसे आप बांटिएगा जमीन? क्या उनसे आप लेके बांटेंगे या फिर जो सरकारी जमीन है वो? नहीं, बिल्कुल सही आप बोले हैं। यह बहुत मतलब जटिल प्रश्न नहीं है, इसका उत्तर जटिल है। प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल है कि कैसे आप बांटे, किसी से छीन लीजिएगा? नहीं। तो देखिए, मैं 2-3 चीज़ सुझाता हूँ और सरकार को भी वो चीज़ मालूम है। जैसे सरकार की योजनाएं होती हैं, ठीक है, और योजनाओं का वितरण जो है अगर हम समानुपातिक करें जनसंख्या से तो धीरे धीरे ये चीज़ें सुधार होता है। उसी कड़ी में आरक्षण एक प्रावधान है, छोटा सा प्रावधान है सामाजिक सुधार के दिशा को आगे बढ़ाने के लिए। तो आरक्षण क्या करता है? आरक्षण करता है कि जो वंचित हैं उसको विशेष तरह का जो है सुविधा देना। तो वो एक आरक्षण है। दूसरा यह है
कि जमीन का वितरण। अब 1954 भूमि सुधार अधिनियम लागू है अपने देश में और बिहार में ऐसा कोई काम नहीं हुआ भूमि सुधार को लेकर। अब एक बताइए, एक भूमि सुधार के अनुसार कोई व्यक्ति के पास से 24 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं हो सकता है और यहाँ पे 2400 बीघा लोग जमीन लेके बैठे हुए हैं, तो वो तो सुधार नहीं हुआ। तो ये बेमतलब कि जो 2400 बीघा जमीन लेके बैठे हुए हैं उनसे क्यों नहीं जमीन लिया जा रहा है, क्यों नहीं छीना जा रहा है? सरकार अपने कब्जे में ले और उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे जो भूमिहीन हैं, तो सुधार का एक दिशा होगा कि नहीं। साथ ही साथ समाज का मुसहर का एक हम मान लेते हैं आबादी, मुसहर की जो मुसहर रविदास की जब आबादी वगैरह कैलकुलेट किया गया तो 5 पॉइंट कुछ उनका आया। तो उनकी आबादी के बाद शोर तो हुआ लेकिन उनका कोई नेतृत्व नहीं है। उनमें जब यह पता लगा है खास करके मुसहर समुदाय में, तो पूरे एक गांव का जैसे मुसहर की आबादी है तो उस गांव में पता चलेगा कि पिछले 20 सालों में 3 लोग मैट्रिक पास किए हैं। मैं जितना मांझी जी के दशरथ मांझी जी के गांव में गया था, वो मुसहर का गांव है, उस गांव में पता चला उनकी पोती से मैंने बात किया दशरथ मांझी जी का, तो वो कहती हैं कि पिछला साल एक लड़की पास किया था, वो पहली लड़की है जो मैट्रिक पास है। तो ये स्थिति है। तो फिर उस समुदाय को 2025 में 2025 में आज़ादी के जो है 78 साल के बाद किसी गांव में दशरथ मांझी जैसे सेलिब्रेटेड लोगों के गांव में एक सिंगल लड़की मैट्रिक पास करती है। वही स्थिति बिहार के किसी भी मुसहर के गांव में चले जाइए, वहां पे लिटरेसी रेट जो है 1% से ज्यादा नहीं है। क्या वजह है? सरकारी स्कूल तो है ही, चाहे तो भेज सकते हैं। कैसे भेजेगा कोई? सरकार भेजने का तो प्रयास करेगा लेकिन वह व्यक्ति कैसे जाएगा? इस संस्कृतियों का टकराहट है। कोई व्यक्ति को मान लिया कि मानसिक गुलामी नहीं, मानसिक गुलाम भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ संस्कृतियों का टकराहट है। कोई व्यक्ति को अगर हैबिचुअल है वो सुबह उठते ही चूहा पकड़ने का, तो यह संस्कृतियों का टकराहट है, सुधार करना पड़ेगा। पहले रोजगार के अवसर तो उपलब्ध कराइए। जब तक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, उस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा अर्जन नहीं होगा तो पढ़ने की तरफ कैसे ध्यान देगा? घर में 10 लोग हैं, 10 में बिल्कुल बेरोजगार है, ना उनके पास जमीन है, ना कल उनको कुछ काम मिलने के चांस है, ना वो मैट्रिक पास कर रहे हैं, ना स्किल। अब सरकार की योजनाएं क्या होगी? सरकार की योजना यह होगा जो आज तक चलता आ रहा है कि सरकार अपना योजना बनाएगा कि इनको नौकरियों में 20% आरक्षण दिया जाए। मान लिया सरकार की योजना है, उसमें कहेगा कि अफसर बनने वाले या क्लर्क बनने वाले जो होंगे उसमें इनको आरक्षण जो है 5% दे दिया आबादी के अनुसार मुसहर का। तो आरक्षण तो अब दे दिए, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया आप ये डाल दिए हैं कि फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। और तो जो समाज जो है अभी मैट्रिक नहीं पास है वो ग्रेजुएट कैसे हो जाएगा? तभी तो मोटिवेट होगा कि वो ग्रेजुएशन करेगा। तो कैसे करेगा? तो ये करते करते तो उनको 18 साल मैट्रिक पास करने में और 2 साल 12th पास करने में और 3 साल ग्रेजुएशन होने में, तो 18 2 20 से 23 साल का योजना बना रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके लिए क्यों ग्रेजुएशन अनिवार्य कर दिया गया है? क्या वे अनपढ़ हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल सकता है? तो उस व्यक्ति के, उस समुदाय के सुधार के लिए आप 23 साल का इंतजार कर रहे हैं। यही योजनाएं सरकार का फेल कर जाता है। अगर आप ईमानदार हैं और उस समुदाय के प्रति आपको लगता है कि इनको हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो उनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्यों अनिवार्य कर दिया जाता है? उनको क्यों नहीं दिया जा सकता है ऐसे नौकरी बिना पढ़े हुए? तभी तो शिक्षा की तरफ ध्यान जाएगा वो, कि उनको लगेगा कि हम पढ़ेंगे तभी नौकरी मिलेगी, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। हमें अवसर, मेरिट जैसी कोई अवधारणा नहीं है देश में। अवसर की समानता जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। आप हमें अवसर दीजिए तब न हम बताएंगे कि मेरिट हमारे अंदर क्या है। अब इस पेड़ पर चढ़ के तोड़ना हो फल, तो मतलब कौन समुदाय जो है चढ़ के तोड़ देगा? ये तो अवसर की बात है ना। नहीं तो कोई लड़का जो है, एक और एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे देखिए आरक्षण और अवसर क्या है। एक जंगल है, उसको समझिएगा तरीके से। एक जंगल है, जंगल में एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है। लाइन में 2 हाथी खड़ा किए गए हैं, एक चिड़िया खड़ी की गई है और 2 बंदर है। और कहा यह जा रहा है कि जाओ, जिसको औकात है फल जाकर तोड़ के खा लो। कौन खाएगा? यही अवसर है। तरीका यह है कि 5 फल है, 5 तोड़ के कोई लावे, हाथी को भी एक दे, बंदर को भी एक दे और चिड़िया को भी एक दे। ऐसे कौन तोड़ के लाएगा? कौन तोड़ के लाएगा? चिड़िया पहले जाकर तोड़ लेगा, उसके बाद मौका मिलेगा तो बंदर, हाथी तो इसी रह जाएगा जो कि बलशाली है। तोड़ के ला के देगा कौन? तोड़ के ला के देगा जो यह समझा रहा है कि जंगल किसका है। जंगल के मालिक की जिम्मेदारी यह है कि तोड़ के लाकर सबको बराबर मात्रा में वितरित करे। यह अवसर होता है। नहीं तो ऐसे तो कभी सोचिए कि मुसहर कैसे नौकरी ले सकता है, बताइए तो। आप नौकरी में उसको आरक्षण भी दे दिए हैं तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा ना मैट्रिक पास होने का।
उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ना, 12th पास होने का, ग्रेजुएशन होने का इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए 20-22 साल लग जाएंगे। ये सबको इंतजार करना पड़ता है, आपको और हमें भी करना तो पड़ेगा। हमारी इंतजार में तो हम तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना, जो यहाँ के Already आपको भी ग्रेजुएशन करने में आपको भी 23 साल लगेगा, मुसहर को भी 23 साल लगेगा, हमारे ब्राह्मण को भी 23 साल हमारे लगेगा। बाबूजी दादाजी ऑलरेडी पढ़े हुए थे, तब हमको समय नहीं लगा। वो तो उसके दादा परदादा कोई पढ़े ही नहीं है, वो पहली पीढ़ी है जो पढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो पहले उसको दीजिए ना अवसर, नौकरी उसको लगाइए ना, तब उसका बेटा फिर आपके बराबरी में आएगा। तो वह तो उस पीढ़ी से मतलब उसको मतलब ही नहीं है शिक्षा से, इसलिए शिक्षा जो है वो दूसरी प्राथमिकता है। पहली उनके लिए प्राथमिकता है कि उनको जीने खाने की व्यवस्था किया जाए, यह होता है मुख्य धारा में लाना। सिर्फ मुंह से बोलने से सुधार नहीं होगा, तो यह काम सरकार कर सकती है और इससे सुधार होगा। प्रशांत किशोर भी सबको साथ लाने की बात कर रहे हैं, पलायन रोजगार की बात कर रहे हैं, उनकी बात लोगों को समझ में आ रही है? बिहार के लोगों को समझने वाले समझ रहे हैं, चुनाव होगा पता चलेगा। अच्छा बात है, कोई राजनीति में आता है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। प्रशांत किशोर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं कर रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार का जो नारा उन्होंने दिया था, हर हाथ में 15 लाख रुपए मिलेंगे, इसका उन्होंने नारा दिया था। पूरे देश को समझाया था कि मोदी ही दुनिया का काया पलट कर सकते हैं, और उसी नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। सबसे पहले माफ़ी मांगे वो पूरे देश से, पूरे खास करके बिहार से, कि हम जो पूर्व में कहे थे अब की बार मोदी सरकार, वो मेरा आपराधिक चरित्र था, वो मुझसे गलती हुई, तब फिर बिहार के लोग विश्वास करेंगे। तो इस बात की तो माफ़ी मांग नहीं रहे हैं। दूसरी बात, नीतीश सरकार को उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। नीतीश सरकार में दूसरे दर्जे के मंत्री थे वो, उस समय तो गठबंधन में तेजस्वी जी भी थे। वो हमारा इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर सत्ता में रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, उस दौरान उन्होंने कौन सी नीति लागू की, क्या किए हैं उस दौरान, कि क्या कार्य योजनाएं थी। नीतीश कुमार के बाद यह सर्वे सर्वा थे। नहीं, वो तो प्रशांत किशोर तो कहते हैं ना, जब मोदी जी के साथ छोड़े तो वो कहते हैं कि मोदी जी से हमने जो वादे करवाए थे उन पे मोदी जी सीरियस नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने मोदी जी के साथ छोड़ दिया। अब ये तो बतंगर वाला बात हो गया, आपका सेंस काम नहीं कर रहा था कि किस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ये तो मैं भी कुछ कह दूंगा, मैं कहूंगा कि हम तो तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि आप जो है इन योजनाओं पे काम करें, कल को सरकार आती है तो इनसे हम अलग हो जाएंगे, कहेंगे हमारी योजनाओं पर काम नहीं किया। ये तो कोई बात थोड़े। अरे एक बार बोलिए ना कि हम गलत आदमी को सिलेक्शन कर लिए थे, हमारा यह काम आपराधिक चरित्र का था, एक बार बोलने में क्या अर्थ है? बिहार की जनता होगा तो पसंद करेगा। हमारी प्रशांत किशोर से कभी इस बारे में बातचीत नहीं हुई, बातचीत हो तो मैं तो पूछूंगा, माफ़ी मांग लीजिए एक बार। अब की बार मोदी सरकार बोले थे, उसके लिए कह दीजिए कि नहीं हमसे गलती हो गई थी, बहुत बड़ा गलती हो गई है, बिहार वासियों हमको माफ़ कर दो। वोट चोरी मुद्दा है बिहार में, वोट चोरी मुद्दा बना है बिहार में, और वो मुद्दा कांग्रेस के लिए सीमित होकर रह गया, और लोगों के जेहन में है ये कि नहीं बीजेपी जो है वोट चोरी करता है। लेकिन चुनाव अभी समय है, मुझे लगता है वो धीरे धीरे वो रंग कम पड़ा है, और चुनाव आते आते लोगों को याद नहीं रहे, भूल जाएंगे। और उतना बड़ा जैसे कितने इक्के दुक्के तो लोग मिल रहे हैं ना जिनका वोट गड़बड़ाया है, और उसके सुधार की दिशा में भी सरकार जो है काम किया है। तो वोट चोरी मुद्दा बना है, ये लोगों के दिमाग में गया है कि बीजेपी जो है वोट चोरी करती है, दिमाग में गया है। लेकिन वो वोट में कितना बदलेगा यह बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा जो कैंपेन ये चलाए हैं और इतने करोड़ों रुपए इनके खर्च भी हुए हैं, मुझे लगता है कुछ और यात्रा इनको निकालना चाहिए था। जैसे बिहार में नशाखोरी वगैरह बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को उसके लिए इनको यात्रा निकालना चाहिए, तो ज़्यादा कारगर होता। वोट चोरी उतना कारगर नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि फिलहाल उतना कारगर होगा, और अभी 2 महीने चुनाव में है और यह ढीला पड़ गया। ये भी तो कैंपेनिंग और आगे बढ़ेगी, अब फिर से वोट चोरी वाला करेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोग समझेंगे कि कुछ और करना चाहिए। हाँ, कुछ और में नशा सबसे प्रमुख है, और नशा मुक्त समाज हो, इस दिशा में इनको काम करना चाहिए कि गांव गांव में बिहार में नशा हो चुका है। ये बात आप जानते हैं, बिहार के सभी लोग जानते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बात मुख्यमंत्री जी भी जानते होंगे, उप मुख्यमंत्री जी भी जानते होंगे, तो क्या वजह इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? नशा को लेकर नशा का बहुत बड़ा नेक्सस है। मेरे पास कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं है, और मुझे मेरे जेहन में और मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं यह बता सकूं कि ये नशा आता कहाँ है। लेकिन फिर भी मैं रक्सौल गया था, फिर उसके बाद मैं मधुबनी गया था, फिर उसके बाद मैं पूर्णिया गया था। मैं बॉर्डर इलाका बोल रहा हूँ जो बिहार से नेपाल और बंगाल की सीमा जुड़ा हुआ है। किशनगंज में गया था, तो इन जगहों पे मैंने देखा कि बॉर्डर पार से बहुत नशे वाले पदार्थ जो हैं आते जाते हैं, और फलता फूलता बिजनेस है। और हो सके मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसका, लेकिन यह सार्वजनिक है कि नशा जो है बिहार को बर्बाद कर रहा है, और बाहर से ये चीज़ें आती हैं। और कौन मतलब इससे इनकार कर सकता है कि यहाँ के बड़े बड़े लोग उससे जुड़े होंगे, और बड़े बड़े में हो सके बहुत बड़े लोग जुड़े हुए हैं, और ऐसे लोग जुड़े हों। मुख्यमंत्री जी भी जुड़े हैं,
मैं यह नहीं कह सकता, मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन उनके संज्ञान में तो होगा। संज्ञान में बिल्कुल है, वो क्यों नहीं इस दिशा में सुधार कर रहे हैं, क्यों नहीं बात की जा रही है, पता नहीं चलता है। हम लोग तो थाना वगैरह से मिलते हैं और मिले हैं इस बारे में, तो कहता है कि कोई अगर नशा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जेल में डालने का प्रावधान नहीं है। तो यह तो कम से कम कार्यपालिका का और विधायिका का काम है कि इस तरह के कानून बनाए कि उनके लिए जेल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रिहैब सेंटर बनाए जहाँ पे उनके जो है रोगों का निदान हो सके। क्योंकि यहाँ पे जो रिहैब सेंटर है, किसी गार्जियन का बच्चा अगर पकड़ा जाता है तो रिहैब सेंटर में जब उसको डाला जाएगा तो उसको 30, 35, 40 हज़ार रुपये महीने के खर्च होंगे। और जब इतने पैसे जब कोई खर्च करेगा तो गरीब आदमी कहाँ से करेगा? वो ऐसे ही पड़ा रहता है। इसलिए पुलिस भी जो नशा करके पड़ा रहता है उसको नहीं पकड़ता है, क्योंकि उसको चालान करने का ऑर्डर नहीं है। जज साहब सीधे कहते हैं कि इसको ले जाइए जहाँ से लेकर आए हैं आप। दारू पीने वाले तो पकड़े जाएंगे, नशा करने वाले नहीं पकड़े जाएंगे। ये बिहार का कानून है। आखिरी सवाल मेरा, ऐसी कौन सी तीन वो मुद्दे हैं, 3 बातें हैं जो वोट करते टाइम बिहार के जनता के दिमाग में रहती हैं? दिमाग में रहती है, जिस आधार पर सरकार बना है उसमें मेन पहला है अस्मिता का प्रश्न कि हमारा जो है संरक्षक कौन हो सकता है। कुछ लोग अपनी अस्मिता की तलाश लालू यादव में करते हैं, कुछ नीतीश कुमार में और कुछ नरेंद्र मोदी में। यह 3 सवाल नहीं है, यह तीनों ही सवाल का एक ही उत्तर है और कुछ दिमाग में नहीं रहता। यहाँ बेरोजगारी मुद्दा रहता है, मुद्दा बना भी है। यह तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बेरोजगारी को उन्होंने मुद्दा बनाया है, लेकिन उस आधार पर वोटों का जो बिखराव और उसका जुड़ना है वो नहीं हो पाया है। अच्छा, मुद्दे चाहे जितने रहे लेकिन वोट सिर्फ अस्मिता के प्रश्न पर यहाँ पे अभी भी पिछले 35 सालों से बिहार में एक ही तरह के वोट पड़ता है, लालू यादव के पक्ष में और लालू यादव के विपक्ष में। सिर्फ एक ही तरह के वोट पड़ता है। या तो अब लालू यादव के साथ हो जाइए, लालू यादव केंद्र हैं। लालू यादव राजनीति के गणेश है, परिक्रमा सबको करना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग रंजन जी से बात कर रहे थे, बिहार को समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।